हेलो साथियों। तो आप सभी जान रहे हैं कि ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक बिहार दरोगा का हम लोग उसका क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 हम लोग 37 नंबर सवाल तक कंप्लीट कर लिए थे। तो हम लोग आज इस आगे जितने भी 100 नंबर क्वेश्चन है इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहता है, तो आप लोग का वीडियो लंबा ना बने, इसलिए मैं इसको पार्ट बाई पार्ट करके आप लोग का डिस्कशन करा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो चैनल पर। और चलिए 37 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिनका डिस्कशन करा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो चैनल पर। और चलिए 37 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिन 1 से लेकर 37 तक का क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच का नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसको HF का उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है HF। इसका अन्य नाम आपसे पूछे, इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम इसका है फ्लोहाइड्रिक, एक है हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड, ये इसका अन्य नाम है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। ये पूछे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, तो जल में हाइड्रोजन का विलयन है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का सिंबल आप लोगों को बता दिया, ये इसका फार्मूला है, इसका रिएक्शन ये आप लोग देख सकते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया गांधी जी ने भारत में आते ही। ध्यान रखिएगा, भारत में आते ही 1915 में भारत आए गांधी जी और काठियावाड़ा किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिससे वे आजीवन पहनते रहें। इस स्रोत इसमें दिया गया कक्षा 9 के स्रोत से लिया गया, पेज नंबर भी दिया है। काफ़ी अच्छा किताब है, आप लोगों को ये किताब खरीदना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं खरीदे हुए हैं तो यूट्यूब से सॉल्यूशन जरूर देखते हुए अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो ज़मीन देता था वो क्या कहलाता था? तो फीफ कहलाता था, फीफ। मध्यकाल में सामंत को लॉर्ड जो ज़मीन देता था उसे फीफ कहा जाता था। तो 39 नंबर सवाल तक कंप्लीट हो गया। 40 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण कौन सा नहीं है? तो आश्रित जल, जल एक प्रकार का यौगिक है, जल मिश्रण नहीं है। आश्रित जल एक मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक है, मैंने बताया यौगिक है। यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बन, जैसे आपसे यौगिक के उदाहरण पूछा जाए तो जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सभी यौगिक के उदाहरण हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड, उसको इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। अब हम लोग मिश्रण के बारे में देखते हैं। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, यानी वो अनिश्चित क्वांटिटी में मिला होता है उसे मिश्रण कहते हैं, और जो एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसे यौगिक कहा जाता है। ये दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। किसी भी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक्करण किया जाता है, भौतिक क्रम के द्वारा। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। ये बात भी ध्यान रखना है, भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में वृद्धि नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट नंबर है, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। ध्यान रखिए, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षण एक समान होंगे, यानी एक ही गुण वाले होंगे। 41 नंबर सवाल जल्दी से 100 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा के इसका क्वेश्चन नंबर सेट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद इसको कहा जाता है, यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, GDP। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए, बिहार दरोगा में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम लोग को पढ़ते हुए चलना है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण पूछे तो क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो फर्डिनेंड की हत्या कर देने के कारण प्रथम विश्व युद्ध होने का प्रथम कारण तत्कालीन कारण बना था। पहला विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 में ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। और कहाँ के राजकुमार थे, यह लिखा गया है आप लोग। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, 43 नंबर सवाल मैथ का था, तो मैंने मैथ को सवाल को नहीं लिया, जो GS का सवाल है उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग बोलिएगा तो उसका भी PDF मैं आप लोग को दे दूंगा, मैथ वाला भी। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का सदस्य इसमें से बांग्लादेश आपका G20 का सदस्य नहीं है। G20 में टोटल आप लोग का कितने देश हैं?
तो 20 देश हैं। इसका गठन कब किया गया था? 1999 में। एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और एक है यूरोपीय संघ, कुल मिलाकर इसमें 21 सदस्य हो जाते हैं। नाम है G20, लेकिन 19 गो देश है, एक अफ्रीका यूनियन है और एक है यूरोपीय संघ। तो तीनों को मिला देंगे 21 संघ हम लोग का बन जाएगा। G20 के सदस्य इसमें देख लीजिए, सभी देश इसके नाम दिए गए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस। ये सब देश आप लोग पढ़ सकते हैं, PDF मिलेगा। इसमें से आप लोग इंपॉर्टेंट है जो देश आप लोग याद रखिए। जब भारत पूछेगा भारत G20 का सदस्य है या नहीं, तो भारत G20 का सदस्य है। और USA भी आप लोग का G20 का सदस्य है, अफ्रीका यूनियन भी है, चीन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी, यानी जितने भी पावरफुल कंट्री हैं वो सभी G20 के सदस्य हैं। इटली है, जापान है, सभी आप लोग G20 के सदस्य देखने को मिलेंगे। 45 नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है। क्या बोला? इनमें से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प किसे कहा जाता है? तो गुड़हल तथा सरसों को। गुड़हल तथा सरसों, गुड़हल सरसों याद रखिएगा, उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। देखिए, पुंकेसर बोलेगा किसका भाग है? तो पुंकेसर नर का भाग है और स्त्री केसर मादा का भाग है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों अगर आप लोग को एक ही जगह देखने को मिलते हैं तो उसी को उभयलिंगी कहा जाता है, उभयलिंगी पुष्प। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। एक लिंगी पुष्प उसे कहते हैं जो इन दोनों में से सिर्फ एक पाया जाता है, उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, जैसे एक लिंगी पुष्प है पपीता और तरबूज। पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं। पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करते हैं। पुष्प क्या करता है? तो पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करता है, फल एवं बीज का निर्माण करता है। फल बीज के द्वारा पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है। इस डंठल को वृत्त तथा पेडिसल कहते हैं, पेडिसल कहते हैं, पेडिसल। वृत्त के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलमस कहा जाता है, थैलमस। ध्यान रखिएगा, पुष्पासन या थैलमस। एक प्रारूपित पुष्प में पुष्पित पत्रों के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जिसके पुष्प चक्र भी कहा जाता है, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पहला है बाह दलपुंज, दलपुंज पुमंग। पुमंग किसको कहा जाता है? नर जनन अंग को पुमंग कहा जाता है। जायांग किसको कहा जाता है? तो जायांग मादा जनन अंग को जायांग कहा जाता है। बाह दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जायांग को आवश्यक अंग कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आजकल परीक्षाएं में देख रहे हैं कि बोटनी से ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी सवाल आप लोग आता होगा। आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग एक कॉपी बनाइए, उसमें ये सब चीज़ को लिखिए। क्वेश्चन बैंक हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जामिनेशन के लिए। चलिए 86 नंबर सवाल है। मैं जल्दी करवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप लोग वीडियो लंबा होता है तो आप लोग देखते नहीं है, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो टेनिस से। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सुमित नांगल टेनिस खेलते हैं। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोपियों को नेतृत्व प्रदान किया था? तो पुर्तगाल ने भौगोलिक अनुसंधान में यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था। भौगोलिक अनुसंधान पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, और यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वो वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाल और स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया और यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का भी गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके समय बार्थोलोम्यू डियाज, जिसको पुर्तगाली व्यापारी था, द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी। ये सवाल पूछा जाता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है क्या? तो केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दक्षिणी बिंदु है केप ऑफ गुड होप। इसके उपरांत कोलंबस द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी। 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। चलिए 47 नंबर सवाल कंप्लीट। ये क्या है? तो विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? तो 1/3 होना चाहिए। सवाल काफ़ी ईजी और काफ़ी आसान भी है। विधानसभा वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। मान के चलिए किसी विधानसभा में 500 विधानसभा का सीट है, ये सबसे अधिकतम होता है। 500 से ज़्यादा आप लोग किसी भी राज्य में विधानसभा का सीट नहीं रख सकते हैं, तो उसका 1/3 आप लोग का विधान परिषद में होना अनिवार्य है, उससे कम आप लोग नहीं रख सकते हैं।
और सबसे न्यूनतम आप लोग पूछे विधान परिषद में कितना है, तो 40। और आप लोग बताइए कि विधानसभा में न्यूनतम कितना रहना चाहिए सीट हम लोगों का। ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। पिछला बार आया था दरोगा के एग्जामिनेशन में कि विधानसभा में टोटल अधिकतम कितनी संख्या होना चाहिए। तो अब जी का मान पूछा जा रहा है। कैपिटल में जी का मान क्या है, जी का मान कितना होना चाहिए, तो 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ये काफ़ी इजी सवाल है, आप लोगों को आता होगा, बच्चा जानता होगा न्यूटन का जी का और क्या नाम वैल्यू है। सभी सवाल आप लोग को आता होगा। हम लोग ध्यान सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग को 50 नंबर सवाल तक पहुँच चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, तो डिमोस मतलब हो गया जनता, डिमोस यानी डेमोग्राफी, डिमोस मतलब जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द के डेमोक्रेसी शब्द या हिंदी रूपांतरण है, जिसको डेमोक्रेसी को ही डिमोस कहा जाता है। क्या है, तो लोकतंत्र शब्द का डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डिमोस और क्राइटेरिया, ये दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग का डेमोक्रेसी शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जनता और शासन। डिमोस का अर्थ है जनता और क्राइटेरिया का अर्थ है शासन। ये सभी सवाल आप लोगों के पूछे जाते नहीं हैं, पूछे गए हैं। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो ये 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फसल बीमा योजना 2016 ईस्वी को आया था और अब तक 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था फसल बीमा योजना। जितने भी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए हैं वो आप लोग को आना चाहिए, आते होंगे तो बहुत अच्छा। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पूछे तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा, मतलब मैंग्रोव वन भी, ये सभी आप लोग यहाँ देखते हैं। सभी जैसे टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, नहीं को टाइगर रिजर्व यहाँ पे पड़ेगी। मेन आप लोग का बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, एक बंगाल टाइगर रिजर्व, हाँ एक और नाम है बंगाल टाइगर रिजर्व, भी पश्चिम बंगाल में ही है। सभी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो धर्म के स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25, संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म के स्वतंत्रता, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता पूछे तो 25 से लेकर अनुच्छेद 29 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। ये आप लोग एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। मौलिक अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखा गया। यह भाग 3 में है। सभी सवाल आप लोग को आते होंगे। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया। 54 नंबर सवाल आप लोग को कह रहा है नामीब मरुस्थल स्थित कहाँ पे स्थित है, नामीब मरुस्थल कहाँ पे है, तो अफ्रीका में पाया जाता है। मानीब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। 55 नंबर सवाल, पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की है। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया। पूछेगा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया, तो गुजरात में, मेनली गुजरात के ही थे महात्मा गांधी। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, सही जवाब होगा पीके श्रीवास्तव। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसके पीके श्रीवास्तव 19वें हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्थान, पूरी क्या करवाता है, तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। संस्थानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। संस्थानम समिति, ध्यान रखिएगा। संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति कितना चाहिए, कितना गण पूर्ति चाहिए, तो 1/10, यानी दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सही जवाब होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों का कुल सदस्यों संख्या का 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, 10वां हिस्सा होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की गणपूर्ति के लिए 1/10वां लोग वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण पूछा जाए, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वित्त मंत्रालय ही आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशन करता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचा, कृषि एवं विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विभिन्न विवरण दिया गया। रुझानों का विस्तृत विवरण है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया गया है, आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है। 60 नंबर सवाल तक हम लोग पहुंच गए हैं। ये कितना नंबर सवाल था, 58। देखिए जो भी सवाल आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिले वो मैथ का सवाल था, इसलिए मैं उसको नहीं लिया। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उसे अनवीकरण कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। संसाधन जो उपभोग से समाप्त हो जाता है उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग
नहीं किया जा सकता तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण पूछा जाए, कोयला हो जाएगा, तेल हो जाएगा, परमाणु कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि, ये सब अनवीकरणीय है, जो इसका एक बार उपयोग हो जाएगा दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब एक है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जो जैसे सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। नेक्स्ट है जीवों के परिचित अवशेष कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो ये जीवाश्म कहलाते हैं। परिरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म मतलब जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीवित हो उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, उसी को जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसके कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए तो जीवों के इस प्रकार के परिचित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थी के छात्रावास से है। तो एससी जो भी लोग एससी कैटेगरी के हैं यानी अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण तथा छात्रों की गुणपूर्ति शिक्षा प्राप्त करने के सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। लोग ध्यान रखिए, यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 तक चल रही है। इसे 1989-90 से लड़कों के लिए भी शुरू किया गया था तथा इसे 2008 से 2011 में संशोधित किया गया था। सही सवाल इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो BSNL बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, यानी ये एक ही राष्ट्र में है। BSNL अनेकों राष्ट्र में नहीं है। बहुराष्ट्रीय यानी अनेकों देशों में चलता है। तो ये जो BSNL है सिर्फ भारत में चलता है, बाकी टाटा हो गया, एशियन पेंट हो गया, रैनबैक्सी हो गया, सभी अन्य देशों में भी चलते हैं। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 10वीं जनरेशन डैश एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। किससे जोड़ा है? तो पाइथन 5 से जोड़ा है। पाइथन 5 से जोड़ा है तेजस को। एयर से एयर मार करता है, एयर से एयर। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। पाइथन 5 को जोड़ा है जो एयर टू एयर मिसाइल है और ये कॉम्बैक्ट मिसाइल है एक तरह। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर रामनाथ कोविंद जो हैं, जो 14वें राष्ट्रपति थे। आप लोग जानते होंगे 14वें राष्ट्रपति थे, 17 से 2022 तक कार्यकाल रहा था। ये पहले बिहार के राज्यपाल रहे, फिर बाद में जाके 14वें राष्ट्रपति बने। नाथपा झांकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो ये आप लोग का हिमाचल प्रदेश में है। नापथा झांकरी पावर प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में है, ध्यान रखिएगा। हाइडल पावर प्लांट है नापथा, HP में है, HP राज्य में, ध्यान रखिएगा। यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी ध्यान रखना होता है, कौन किस राज्य में है। सवाल पूछे जा रहे हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कैसे होते हैं? तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृत्तीय होती है, यानी एनालॉगस होते हैं। एनालॉगस अंग को समवृत्ति बोलते हैं। एनालॉगस अंग को समवृत्तीय अंग कहते हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख एनालॉगस अंग होते हैं, समवृत्तीय यानी समरूप अंग, जिसको एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाने से बनता है, जो परों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों की अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संगठनों में बहुत अंतर है। वैसे वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं। इस कारण ये उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। देखिए समरूप और समजात में अंतर है। हम लोग समरूप देख लिए, हम लोग समजात देखते हैं। समजात अंग कैसे, जिसको होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, और हमारा दांत और हाथी के दांत, और आलू का कंद और घास, ये सभी समजात श्रेणी में आता है। जो समजात श्रेणी में क्या होता है? जो काम करने में समान है लेकिन देखने में समान नहीं है, और जो देखने में समान है लेकिन काम करने में अलग है उसे बोलते हैं समरूप। समरूप और समजात में अंतर है कि अवशेषी अंग, इससे भी सवाल देखने को मिलता है कि ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग को जागना नहीं है, यहाँ से जाना नहीं कि अगर आप लोग चल गए तो आप लोग का दरोगा का सपना भी चला जाएगा। इसलिए दरोगा बनना है तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। अवशेषी अंग के बारे में देखिए। अवशेषी अंग को मानव, पौधे और जानवरों के शरीर के अंगों का हिस्सा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है। जैसे अपेंडिक्स हो गया, अक्ल का दांत हो गया, बाहरी कान हो गया, टॉन्सिल, साइनस आदि हो गए, सभी अवशिष्ट अंग हैं। ये सभी आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। समजात, समरूप, देखिए फिर से आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। समरूप उसे कहा जाता है जो
देखने में समान हो लेकिन कार्य करने में अलग हो, और समझात उसे कहा जाता है जो कार्य करने में एक हो और देखने में असमान हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। काफ़ी इजी सवाल आप लोग को आता होगा। ये 1885 में इसका एयू होम ने स्थापना किया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज, ये सभी आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी थे, इसके सचिव थे एयू होम थे। से बात आप लोग को ध्यान होगा। मैं ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भाग जाइएगा। अब है E20 क्या है? तो E20 है क्या है आप लोग का? तो अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल, अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है E20। E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% एथनॉल का मिश्रण, 20% एथनॉल, इसीलिए एथनॉल 20 नाम होगा, इसलिए E20 कहा गया। इथनॉल E20। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। E20 फ्यूल लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने। कब किया था? तो आप लोग देख सकते हैं। 70 नंबर सवाल है। डैश एक वातावरण 70 नंबर सवाल है। एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण में किसका निर्माण किया जाता है? सही जवाब है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है प्रोटीन के निर्माण में, यानी संश्लेषण में। संश्लेषण कहिए या निर्माण कहिए। तो प्रोटीन, देखिए हम लोग इसका एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। वे पौधे और जंतु की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हम लोग नाइट्रोजन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 15 में यानी ग्रुप नंबर 15 में पाया जाता है नाइट्रोजन। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो NS² NP3 है, NPK³ है। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। और सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। इस फॉर्मूला NaNO3 है। पोटेशियम नाइट्रेट जिसको KNO3 के रूप में भी पाया जाता है। ये सब इसी के अवशेष हैं। नाइट्रोजन के परिमाणविक तथा भौतिक गुण देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व हैं। इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अन्य सभी जो तत्व हैं 15 में वो सभी ठोस अवस्था में, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा है जो गैस अवस्था में। इस तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं इसकी संयोजकता 3 और 5 होती है, 3-5 होती है। ध्यान रखिए यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। बोलेगा नाइट्रोजन जल से अभिक्रिया करता है नहीं, तो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ये एक गंधहीन तथा रंगहीन है। गंधहीन और रंगहीन है नाइट्रोजन। ये हवा से थोड़ा हल्का होता है, जल में कम घुलनशील होता है। ये हवा से थोड़ा हल्का होता है, ये हवा से भी हल्का होता है। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाइयों से द्रवीभूत होता है, यानी हम लोग इसको लिक्विडफाइड नहीं कर सकते हैं जल्दी, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है। ध्यान रखिएगा साधारण ताप पर यानी जनरल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन निष्क्रिय रहता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन अथवा अन्य नाइट्रोजन पदार्थों के संश्लेषण हेतु उसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा जाता है तो 70 यानी 78% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वातावरण। लेकर नाइट्रस और नाइट्रस के रूप में भी प्रयोग करते हैं। हम लोग मैग्नीज देख लेते हैं। मैग्नीज पौधे में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां भूरी हो जाती है। बोले पौधे की पत्तियां भूरी हो जाती है मैग्नीज के कारण, और ये आप लोगों को मैग्नीशियम बनाने में यानी ये क्लोरोफिल के निर्माण में काम करती है। फॉस्फोरस देख लेते हैं। फॉस्फोरस ये तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फॉस्फोलिपिड पदार्थ में कोशिकाओं के निर्माण में, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक देखते हैं। जिंक इस तत्व की कमी से पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। पूछेगा पौधे की लंबाई में वृद्धि किसकी कमी के कारण रुक जाती है? तो जिंक की कमी के कारण पौधे बौने हो जाते हैं। पौधे बौने होते हैं जिंक। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में भी उपयोग किया जाता है। इंडोल एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जिंक इंपॉर्टेंट था। सल्फर देखते हैं। सल्फर यह तत्व पौधे के प्रोटीन तथा जीव द्रव के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। सल्फर इस तत्व की कमी से होने वाले पेड़ों एवं पौधे में की पत्तियां पीली हो जाती है। तो पौधे पीली हो जाती है किसके कारण? तो सल्फर की कमी के कारण। यह दलहनी फसलों की जड़ें में गांठों के निर्माण में मदद करता है। ध्यान रखिएगा गांठों के निर्माण में मदद करता है। पोटेशियम देखते हैं। पोटेशियम पौधे की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियों पर अंगमारी रोग हो जाता है। अंगमारी पोटेशियम कमी से जिसमें प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम है तो कैल्शियम यह DNA तथा RNA को प्रोटीन से संयुक्त करने का काम करता है कैल्शियम। चलिए यहाँ तक आप लोगों का पूरा कवर हो गया। काफ़ी अच्छा डिस्क्रिमिनेशन था, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 सितंबर को विश्व पीस मनाया जाता है। शांति दिवस 31 सितंबर। अन्य जो है विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर। एक है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा।
बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थे? सही जवाब है जॉन, इसका सही जवाब है शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी जो है वो बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता हैं। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन है। शॉन कॉनरी ने 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है। यान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण नामक बनी है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो आता ही होगा आप लोगों को 124 सर्वोच्च न्यायालय है, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है, 213 क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है, भाग 5 से संबंधित है जो अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र शक्तियाँ जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है सभी भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में, 147 के बीच। IPL 2023 के विजेता टीम कौन है? चेन्नई सुपर किंग विजेता टीम था इसमें। यहाँ पे आप लोग का क्या है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो सही जवाब है गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? इसका है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना है। NSSO एक राष्ट्र व्यापारी संघ, इसकी स्थापना 1975। ध्यान रखिए इसका स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है। संबंधित आंकड़ों को भी बताता है, देश के आंकड़ों को संबंधित व्यवसाय पूरी करता है। राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए भी बड़ी भूमिका निभाता है, सर्वे करता है। सभी इसका क्या इसका है सभी आप लोगों को मैंने बता दिया। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, जिसको महानवादी कहते हैं। और ये अनुच्छेद 76 सभी को मालूम होगा। ये महानवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसकी जो इसको शपथ दिलाता है कौन सी, सभी आप लोग को मालूम होगा। NVS क्या है? तो NVS एक तरह का उपग्रह है NVS एक तरह का उपग्रह है जो इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड के दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों से पहला है। NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2013 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। देखिए हम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सवाल देखने को मिलते हैं, तो हम लोग को ध्यान रखिएगा जब आप लोग तैयारी कीजिएगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़िएगा, इससे भी सवाल देखते हैं। अभी तो 3-4 सवाल देखने को मिल गए हैं। बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो ये संकलित किया गया यशवंत व्यास के द्वारा। नेक्स्ट नंबर सवाल, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा किया गया था 1926 ईस्वी को। 1926 को नौजवान सभा की स्थापना किया गया था पंजाब में। इसके बाद सहयोगी संस्थापक छबिल दास एवं यशपाल थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिकॉज ही हार्ड क्या होगा? तो बिकॉज ही वर्क हार्ड होगा, ही वर्क हार्ड। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स, इसको निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है निर्यात का प्रकाशन? तो नीति आयोग। जितने भी भारत से निर्यात होते हैं वस्तुएं, उसका जो रिपोर्ट तैयार करता है नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना पूछे तो 2015 में किया गया था। नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को तीसरी निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सबसे अधिक अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, सब करेंट अफेयर है। आप लोग जब तैयारी कीजिएगा तो करेंट अफेयर अभी से पढ़ ही रहे होंगे। तापमान की SI इकाई क्या है? केल्विन। तापमान को केल्विन में मापा जाता है। चलिए इसके तापमान से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तापमान मापने के लिए 2 निश्चित बिंदु किया गया, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। क्वथनांक जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, हिमांक जिसको फ्रीजिंग पॉइंट, वो उबलना या जमना। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने, सेल्सियस पैमाने, इस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री तथा हिमांक जो 0 डिग्री लिया जाता है। देखिए डिग्री में 100 और 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है, उबलेगा यानी क्वथनांक बिंदु। केल्विन पैमाना, तो केल्विन पैमाना इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन तथा हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन लिया जाता है। 373 और 273 दोनों के बीच 100 केल्विन का डिफरेंट रहता है। फ़ारेनहाइट पैमाना देखिए, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 है और पूछेगा हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट लिया गया है। फ़ारेनहाइट और आप लोग को ध्यान रखना है, क्वथनांक 212 और हिमांक 32। रोमन पैमाना जानते हैं, रोमन पैमाना इस पर क्वथनांक बिंदु 80 रोमन और हिमांक 0। चारों पैमानों का संबंध इसे आप लोग ऐसे करके फार्मूला इसे आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। सबसे पहला एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इस तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क में द्वीप पाया जाता है, इसको स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। फुमडी ध्यान रखिएगा। 86 नंबर सवाल है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा।
फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम के द्वारा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से पूरा दिया गया, देखते हैं। विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, प्रेरित यानी दाएं के द्वारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम है, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा यानी थंब, फोर फिंगर, मध्य फिंगर सभी पर समकोणीय इस प्रकार रखे गए हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो तो माध्यम प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। नेक्स्ट है विद्युत जनरेटर, इसी के नियम पर आधारित है। जो विद्युत जनरेटर है इसी पर आधारित है, किसी तो दाएं हाथ के नियम से। ये आपका गति है, ये क्षेत्र है, ये आप लोग का विद्युत धारा प्रेरित है। फ्लेमिंग, अब हम लोग लेफ्ट हैमिंग देखते हैं। बायां हाथ, लेफ्ट हैंड रूल, यदि बाएं हाथ फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, अंगूठा को परस्पर समकोणीय इस प्रकार रखे गए हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यम चालक में प्रवृत्त विद्युत धारा की दिशा की संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की संकेत करेगा। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा और निश्चित धारा दोनों को देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, वैसे धारा जिसका परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट, वैसे धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रभावित होती है उसे डायरेक्ट करंट कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर देख लेते हैं। डायरेक्ट करंट इस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है, नहीं बदलता है, और प्रत्यावर्ती धारा के समय के अनुसार दिशा में परिवर्तन होते रहता है, समय एवं दिशा के अनुसार परिणाम बदलता रहता है। नेक्स्ट है, इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का खर्चा होता है। यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊर्जा का कम खर्चा होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के माध्यम से घटाया या बढ़ाया जाता है। इससे बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, इससे बैटरी को चार्ज नहीं किया जाता है। जितने भी चार्जर हम लोग देखते हैं उसको डायरेक्ट करंट होता है, उसको डायरेक्ट करंट मिलता है, और ये अल्टरनेटिव करंट से हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। चलिए, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? 2006 में। इंपॉर्टेंट सवाल आता होगा, 2006 में मनरेगा को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किया गया था। सबसे पहले पूर्व में इसका नाम नरेगा था, बाद में 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, शुरुआत 2006 में, नाम बदला गया 2009 में। नेक्स्ट है पैसिव बदलना है इनटू पैसिव वॉइस। क्या है? एवरीवन कॉल हिम ए पेस मेकर, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। सही जवाब होगा ही इज़ कॉल्ड ए पीस मेकर। इंग्लिश का सवाल आप लोगों को बेसिक से पढ़ना होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ईजेमार आप लोग देख लीजिएगा। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्थेमोलॉजी। देखिए, ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है, आँखों के विशेषज्ञों को ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं। सभी सवाल पूछे जाते हैं। आँख हो गया, ओडोंटोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? खनिज पदार्थों में नहीं पाया जाता है क्या? जो पाया जाता है पहले वो देख लीजिए। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। जी हाँ, खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है। जी हाँ, इनका फैलाव एक समान नहीं है। जी हाँ, वे खत्म नहीं हो सकते, वे खत्म हो सकते हैं। जो खनिज पदार्थ हैं वो खत्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है वो खत्म नहीं हो सकते हैं। जैसे कोयला, ये सब क्या है? खनिज पदार्थ है। आप लोग इसका ज़्यादा उपयोग करिएगा तो खत्म हो जाएगा। खनिज पदार्थ खत्म हो सकते हैं, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज पदार्थ क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में है कोरापुट खाने। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ी पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा टॉप पर है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बारे में पूछा गया, बॉक्साइट पूछा गया। थोरियम के उत्पादन में सभी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। औरंगजेब का हुआ था 1707 में। औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। तो 1707 काल में नमाज संपन्न करने के बाद औरंगजेब की उसके 100 को दौलताबाद स्थित खुल्दाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहाँ प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के 4 दीवार के अंदर उसे दफनाया है। औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान मुमताज महल के गढ़ में हुआ था। ये सभी आप लोग जानते होंगे। मुगल वंश पढ़े ही होंगे। मुगल वंश काफ़ी अच्छे से आप लोग डिस्कस करिएगा। भारत सरकार के बारे में हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? सही जवाब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP कहा जाता है। इसी के संबंध में किसानों द्वारा भारत में अधिक रूप से समर्थन, और आप लोग जानते हैं उसे बात हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रकाशित करते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। बोले कौन निर्धारित करता है, तो CACP आधारित करता है। ये किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार पर उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करता है। सुरक्षा जाल के रूप में काम करता है CACP। जल के अणुओं की अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परासन। जल के अणुओं की अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति परागन कहलाती है। परागन को ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस को परासन कहते हैं। जल के अणुओं का परागन कहते हैं। परागन की प्रक्रिया जल में विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। अधिक से कम की ओर गमन करेगा तो परासन, और कम से अधिक की ओर करेगा तो विसरण। नहीं सभी आप लोग जानते हैं। परासन की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम झिल्ली के संभव नहीं है, बिना सेमी पेरिएबल के संबंध नहीं है। परासन के उदाहरण देख लेते हैं। परासन द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। बोलेगा पौधे भूमि से जल किस विधि के द्वारा अवशोषित करते हैं, तो परासन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पौधे के कोशिका में जल का संचयन भी परासन द्वारा ही होता है। जल बोलेगा तो परासन। पौधे की पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण भी परासन के द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने का इसमें भी मुख्य भूमिका इसी का है। तो इसीलिए ऑस्मोसिस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेड़ पौधे में। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकू सनाय बांक नहीं। रेखांतिक शब्द क्या है, तनिक भी चतुराई। तनिक भी चतुराई, ये सब देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सब डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। सही जवाब होगा हैड दे सही जवाब होगा। कोइलवर पुल किस पर स्थित है, तो सोन नदी पर है। कोइलवर पुल सोन नदी पर है। इस पुल का अधिकारक नाम अब्दुल नारी पुल था, जिसकी स्थापना 1856 में किया गया था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क पर रेल मार्ग जिसकी लंबाई 1440 है। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का कप्तान कौन था, सब जानते हैं फैफ डुप्लेसिस। IPL देखते ही होंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या था, तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी इसका थीम था। नेक्स्ट नंबर है 24 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण जागरूकता बढ़ाता है। आज का आखिरी नंबर सवाल है, धर्म चक्र परिवर्तन आप लोग को आता ही होगा। ये सवाल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग घर से लाइएगा। सार नहीं सभी आप लोग आता होगा। तो 100 सवाल मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। यानी ज्ञान बिंदु का जो सेट नंबर 1 था क्वेश्चन बैंक में, जो पहला क्वेश्चन बैंक है वो समाप्त हो चुका है। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि मेरे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।